रिकॉर्डिंग। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती हैं, इसमें टाइम लग जाता है। खैर, तो सभी के लिए गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनअकैडमी का एडवर्टाइजमेंट अच्छा, इसमें क्या बुरी बात है एडवर्टाइजमेंट करने में। सभी के लिए गुड आफ्टरनून। जो भी आ चुका है एक बार देख लेते हैं कौन कौन आया है। शिवी, अंजलि, अंशिका, मुस्कान, प्रतीक्षा, आयुषी, सौम्या, जियाउल, अतिशय, शुभम, सोनाली, अंशिका, अनिरुद्ध, रेनू, सनोवर, प्रतीक्षा, एचपी, मुस्कान, सभी के लिए गुड आफ्टरनून। जिन्होंने कमेंट में गुड आफ्टरनून विश किया है और बाकी जिन्होंने नहीं किया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सभी के लिए गुड आफ्टरनून। ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी परफेक्ट हो तो बस ये जरूर बता दो कि हाँ सर सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा बहुत मजा भी आने लगा ना जूम पे कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो फिर कल माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हम क्या करेंगे, क्लास कर लेंगे। ऐसा तो मजा आएगा जूम पे। ये और भी ज्यादा मतलब फीचर्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ओवरलोडेड प्लेटफॉर्म, काफी सारे फीचर्स हैं इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि कुछ समय के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो मिलने लगेंगे, तो जी हाँ बिल्कुल मिलने लगेंगे। मेरे पास रिकॉर्डेड हैं, अब मैं उनको यूट्यूब चैनल पे डालने लगूंगा। सर इसमें रिकॉर्डेड नहीं ले पाते, अभी तो करंट अफेयर चल रहा है, इसको तो लाइव ही लेना चाहिए, रिकॉर्डेड लेना भी नहीं चाहिए। इसकी वजह से मेरा खुद का मत नहीं है कि इसको रिकॉर्डेड लो, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद जो है जो ये करंट अफेयर के वीडियोस जो हैं वो आपको किस में मिलने लगेंगे, चैनल पे जाकर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने लगेंगे। एक्चुअली यूट्यूब पे दिक्कत परेशानी ये है कि रियल टाइम सर्वर नहीं है, तो जो लाइव बच्चे देखते हैं ना, उन लाइव बच्चे जो देखते हैं उनका घाटा हो जाता है, और जो लाइव देखते हैं वो एक तरीके से कॉन्टिन्यूस स्टैटिक लर्नर जो होते हैं, स्टैटिक होते हैं, उनका घाटा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जो अपने टाइम को निकाल के आ रहा है उसको थोड़ा बहुत जो है तवज्जो मिलना चाहिए। इसकी वजह से जूम जो है वो एक तरीके का अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है, क्योंकि ये लाइव इंटरेक्शंस को क्या करता है, लाइव इंटरेक्शन को देखता है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सेशन आपको सभी को ही पता है कि करंट अफेयर का सेशन है, डेली न्यूज मंथन का सेशन है। जैसे ही आप इस सेशन में देखोगे तो ये सेशन प्रीलिम्स और मेंस की रिक्वायरमेंट को देख के बनाया गया। काफी सारे सोर्सेस से हम इस सेशन को लेते हैं। इस सेशन में जैसे ही हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है, तो सारे सब्जेक्ट को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, और आपका एक छोटा सा ही काम होता है। वो काम क्या होता है कि नोटबुक उठाओ, जो न्यूज चल रही है ना उस न्यूज को लिखो। ये छोटा सा काम जो आपके पास है। सर ऑफिस टाइमिंग में नहीं देख पाते, कोई दिक्कत नहीं, इसके रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलने लगेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलने लग जाएंगे, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ समय के पश्चात, मतलब मे बी आज का ही जो सेशन है वो आपको यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोडेड मिल जाए, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। अगर किसी का ऑफिस होता है, काफी सारे बच्चों का मैसेज भी आया कि सर हमारा ये स्कूल टाइम होता है, इस तरीके से अगर देखें तो फिर हम तो क्लासेस या तो मॉर्निंग में कंडक्ट कर पाएंगे या तो इवनिंग में 5 या 6 के बाद ही कर पाएंगे। तो वो देखते हैं पहले कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, किस तरीके से सारी बातें देखें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो स्कूल टाइम, अच्छा स्कूल कुछ कुछ बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप जैसे बड़े बड़े लोग जो है वही पढ़ते हैं, कुछ कुछ बच्चे भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों का स्कूल टाइम भी होता है, वो एम्बिशियस बच्चे जिनको पहले ही पता चल गया था, मतलब पहले ही पता चल जाता है कि क्या करते हैं। और कुछ हम जैसे होते हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन, जॉब करते टाइम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन हूं मैं, किसकी मुझे तलाश। हम जैसे भी कुछ प्राणी पाए जाते हैं, और कुछ आप लोगों के जैसे होते हैं जिनको अधर में ही होश आ गया, और कुछ ऐसे ही होते हैं
जो अभिमन्यु के जैसे होते हैं, मम्मी के पेट से ही कह के आए कि आई विल बिकम दी IAS ऑफिसर, या तो फिर मैं IPS ऑफिसर बनूंगा। IAS IPS ऑफिसर जो है ये बनते हैं। वो तो अपना अपना खुद का फंडा है यहाँ पे कि आप क्या बनना चाहते हो और कैसे बनना चाहते हो। ये सारी चीजें जो आपके पास है ये आपका खुद का है। जब डिसाइड करो, मेरे हिसाब से तो आप जब भी डिसाइड करो तभी से सवेरा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत पहले से तैयारी करो या बहुत पहले से तैयारी नहीं कर रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा भी दूर दूर तक नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। और एक और बात कि हाँ चलो, अब सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए ना, लगभग सभी को हमने एडमिट कर लिया है। हाँ तो स्टार्ट। और एक और बात है कि जब तक जूम का प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा ना, तब तक थोड़ा सा टाइम पे आने की कोशिश करा करो। और मेरी तरफ से टाइम फिक्स है, अगर कोई चेंज होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सेकंड, अगर आप कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो और मैं रिप्लाई नहीं करता, तो अभी 1 या 2 दिन के लिए टेंशन मत लेना। ऐसा मत सोचना कि सर ने ब्लॉक कर दिया, सर रिप्लाई नहीं कर रहे। एक्चुअली मेरा मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं हो रहा, वो बेचारा माल न्यूट्रिस्ट है, तो उसको सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से जो है मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा। चलो, और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप यहीं पे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं करंट अफेयर में, आज के करंट अफेयर में है क्या क्या। तो जैसे ही करंट अफेयर की बात करते हैं तो आज के करंट अफेयर में नेशनल एजुकेशन डे का सेलिब्रेशन आज के करंट अफेयर में। ठीक है, कौन सा डे का सेलिब्रेशन है आपका? नेशनल एजुकेशन डे जो आपके पास है इसका सेलिब्रेशन। अब आप बात करोगे सर ये नेशनल एजुकेशन डे क्यों मनाया जाता है, कारण क्या? काफी सारे डेज हैं, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओगे। सबसे पहला डे तो आप मुझे ये बताने वाले हो, चिल्ड्रंस डे जो आपके पास है कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। चलो बहुत बढ़िया, चिल्ड्रंस डे जो है वो कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? 14 नवंबर को चाचा जी जो आपके पास है उनकी याद में मनाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, सबका जवाब एकदम सही है। गायत्री, दिव्या और बाकी सभी जिन्होंने आंसर दिया है सबका जवाब एकदम सही है। चलो, तो ऐसे ही सेम टू सेम क्या है, जैसे एजुकेशन की बात करेंगे तो भाई ये एजुकेशन डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? एक तो टीचर्स डे होता है, चिल्ड्रंस डे होता है और एजुकेशन डे होता है। ये 3 दिवस जो हैं ये आप कभी भी अगर आप ऐसे को लिख रहे हो, और खासकर वो ऐसे या निबंध जो है वो किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से, तो इन 3 डेज को कोट कर सकते हो। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो आपके पास है उसको मनाते हैं, एजुकेशन डे क्यों मनाते हैं? टू रिमेम्बर दी मौलाना अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो 15 अगस्त 1947 से लेके 2 फरवरी 1958 तक एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो आपके पास है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफी सारे सुधार करे थे। और इनिशियल स्टेजेस में जो आपके पास है टेक्स्ट बुक को डिजाइन करना, किस तरीके की शिक्षा देना, और जो आपका फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला कौन सा है कि 10+2+3 वाला जो फॉर्मूला आपका है, हालांकि ये फॉर्मूला बहुत पहले आ गया था, लेकिन इसको आजादी के बाद भी कंटिन्यू करना कि 10वीं क्लास फिर 2 क्लास स्पेशलिस्ट तरीके से पढ़ाना और 3 क्लास में ग्रेजुएशन कराना, फिर 2 क्लास में मास्टर्स करवाना और उसके बाद 3+ ईयर की PhD जो आपके पास है। ये सारा सिलेबस कैरिकुलम किसके टाइम पे डिजाइन हुआ था? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है उनके टाइम पे डिजाइन हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। सर पार्टी देंगे उस दिन, किस दिन पार्टी चाहिए? सॉरी फॉर बीइंग लेट। नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बस 40 मिनट से पहले आ जाएगा। 14 नवंबर को मैं क्यों पार्टी दूं? मुझे पार्टी मिलनी चाहिए ना, ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया नेशनल एजुकेशन डे किसके लिए मनाया जाता है। तो नेशनल एजुकेशन डे मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए मनाया जाता है। तो कुछ कुछ व्यक्ति जो हैं उनको आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। इन सब के बारे में व्यक्तित्व क्या रहे। फिलोसॉफिकल डे जो आपके पास है आदिगुरु शंकराचार्य के नाम पे मनाया जाता है, तो इन सभी को याद रख लेना। आज का दिन जो आपके पास है इनको रिमेम्बर करने का दिन है। एज सच ज्यादा कोई क्वेश्चन तो बन नहीं सकते, लेकिन फिर भी अब दिन है तो है, इसलिए हमने इनको याद कर लिया। अब आज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो है उसको हम कवर कर लेते हैं। आज की महत्वपूर्ण न्यूज है वो कुछ इस तरीके से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
यूएसए जो है ये क्या बन गया, 101वां 101 मेंबर जो आपके पास है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस जो आपकी होती है, अंतरराष्ट्रीय सौर परिषद जो है इसका 101 मेंबर जो आपके पास है कंट्री में। लेकिन हालांकि ये फॉर्मल ज्वाइन करने वाली कंट्री है, इस पे पहले ही एमओयू पर हस्ताक्षर जो है 121 कंट्री ऑलरेडी कर चुकी थी। तो पहले आपको ये याद नहीं रखना, याद क्या क्या रखना है वो मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं आईएसए के बारे में कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे कि आपको पता होगा कि आपकी जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो सूरज से प्राप्त होती है, और इस सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का कुछ ही प्रतिशत पृथ्वी प्रयोग कर पाती है, यूज कर पाती है, और बाकी सभी अनयूज्ड जो है वो लौट जाता है। हालांकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट वी आर स्टिल यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, इसके बावजूद भी हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों की ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि कोल एनर्जी, जैसे कि पेट्रोलियम एनर्जी, और अलग अलग प्रकार की एनर्जी जो है उनका प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, अनसस्टेनेबिलिटी जो आपके पास है, धारणीयता कम हो रही है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने, और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हॉलैंड साहब जो हैं, उन्होंने 2015 में एक मीटिंग करी थी, और इस मीटिंग को यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। उस समय पे फ्रांस के राष्ट्रपति जो है और आप जो है भारत के प्रधानमंत्री, ये एग्री हुए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आपके पास है, कर्क रेखा और मकर रेखा जो आपके पास है, इन दोनों के बीच के देश जितने भी हैं, उन देशों जहां पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा आता है, उन सारे देशों को मिला के क्यों ना एक संगठन बनाया जाए जो कि सूर्य की ऊर्जा को टैप करे और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए। तो हमने एक संगठन बनाया, और ये संगठन जो आपके पास है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जो है उसमें बनाया गया था। ये फ्रांस पेरिस के राष्ट्रपति के द्वारा जो आपके पास है उसमें, और एक और प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे, गुरुग्राम जो आपके पास है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर, ये भी आपको बड़े अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, तो गुरुग्राम क्या हो गया, हेडक्वार्टर बनाया 2015 में था। फाउंडर्स जो है इंडिया और फ्रांस थे, ये भी आपको याद रखना है। और एट प्रेजेंट में अब काफी सारे देश जो हैं, काफी सारे देश जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कुछ एमओयू स्तर पे हैं और कुछ पार्टनर बन चुके हैं। तो यूएसए को मिला के जो एग्रीड कंट्री है वो 124 कंट्री हैं, लेकिन फॉर्मरी पार्टनर जो आपके पास है, जो 100% साथ है, वो कौन बन गया, आपका यूएसए जो आपके पास है, यूएसए, जिसने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। तो याद रखना, एक क्वेश्चन आपका छोटा मोटा बन सकता है, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है या नहीं होती, ये आप मैप में मुझे देख के बताओगे, क्या ये ट्रॉपिकल कंट्री है या नहीं है। कल को क्वेश्चन कैसा आएगा यूपीएससी में, बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री यूएसए हैज साइंड द एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक उष्णकटिबंधीय देश होने के नाते यूएसए ने अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन को ज्वाइन किया, असर्शन। ठीक है, और रीजन में वो कुछ भी और लिख सकते हैं कि ट्रॉपिकल कंट्री हैज हायर पोटेंशियल ऑफ द सोलर एनर्जी, ब्ला ब्ला करके, और फिर आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ अगर बनता है ना, तो याद रखना है आपको कि भाई यूएसए ट्रॉपिकल कंट्री नहीं है। इसका मतलब एक और बात ये भी हो गई कि अगर आईएसए ज्वाइन करना चाहते हो तो इट नीड नॉट टू नेसेसरी दैट यू शुड बी अ ट्रॉपिकल कंट्री, आप उष्णकटिबंधीय देश हो, ये भी जरूरी नहीं। शुरुआत में ऐसा सोचा गया था, लेकिन एट प्रेजेंट में जो आपके पास है ऐसा नहीं है, तो ये भी आपको बड़े अच्छे से याद रखना। चलिए, बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बीच में ही आप पूछ सकते हो, हैंड रेज भी कर सकते हो। अगर आपके पास माइक वगैरह है तो माइक वगैरह भी ओपन कर सकते हो। नहाया या धोया है तो आप वीडियो को भी ओपन करके सबको दिखा सकते हो, अपने आप इंस्पायर कर सकते हो कि सभी नहाएं धोएं सर्दियों में। चलो, बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है, अगली न्यूज को देख लेते हैं। तो अगली न्यूज हमारी कौन सी है, हाँ, एक और इनिशिएटिव जो है इंडिया का, उस इनिशिएटिव को और देख लेते हैं एक बार। एक और इनिशिएटिव कौन सा है, चलिए, तो ये इनिशिएटिव कौन सा है आपका, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। इसको आपको याद रखना है, क्या है, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव।
और ये किसका ही भाग है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो होती है ना, उसी का ही एक पार्ट है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। अब इसके तहत ये में भी आपका 3 मार्क्स में लिखने आ सकता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और नहीं भी आए तो याद रखना इसका मैंडेट क्या है, इसको कब लॉन्च किया गया था। तो 2 नवंबर 2021 में अगर आप बात करोगे ना, तो उसमें यूनाइटेड किंगडम जो आपके पास है उसके द्वारा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। उनके द्वारा क्या बोला गया, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, ठीक है। ये कोटेशन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी कोटेशन है कि हमारा एक सूरज है, एक विश्व है, और पूरे के पूरे विश्व में एक ही पावर सप्लाई की ग्रिड होनी चाहिए, मतलब हर एक जगह पे सौर ऊर्जा जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। इनका सिंपल सा मतलब आपके पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2020 से जो 26 नंबर की सीओपी एट प्रेजेंट में चल रही है, इसको मैं डिटेल में कवर करूंगा, डिटेल में इसको कवर करेंगे एक आध दिन करंट अफेयर में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आ सकती है आपके सेशंस, मतलब आपके यूपीएससी या एमपीपीएससी में पूछी जा सकती है, तो इसे डिटेल में करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो है उसमें हमने क्या करा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जो कि क्या करता है, जो कि ग्रीन एनर्जी, जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रिड भी कह सकते हो, उसको क्रिएट करना इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है, कि आपको बड़े अच्छे से याद रखना। तो ये ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो जो COP 26 जो आपके पास है, COP 26 के तहत इसको बनाया गया। चलिए बहुत बढ़िया, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर आगे की तरफ बढ़े। एक वीडियो को एकदम छोटा कर दो स्लाइड में। अच्छा, प्रियल ऐड नहीं हो पा रही क्लास में, क्या हो गया प्रियल, क्लास को एडमिट नहीं किया क्या मैंने? मैंने तो सबको एडमिट किया। उससे बोलो कि एक बार जूम को बंद करके फिर से ओपन करे जूम को, तो मेरे पास इनविटेशन आएगा तो मैं नीचे स्मॉल एक्टिव स्पीकर वीडियो कर दो, अंजना रियल एडमिन, उसको बोलो जूम आउट करके फिर से लिंक पे क्रिएट करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसी के साथ ये इशू हो रहा था कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे? नहीं आ रहा ना, धीरे धीरे करके फैमिलियर हो रहे हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा प्लेटफॉर्म पे आप क्लास ले रहे हो। बहुत सारे फीचर्स है इसमें, बड़े मजेदार रहते हैं। एक आध दिन में एक यूट्यूब पे वीडियो ही बना देता हूँ कि जूम को कैसे यूज करें। एक्चुअली मैं खुद सीख रहा हूँ तो मैं कैसे ही बता दूं कि जूम को कैसे यूज करें, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत कुछ पढ़ना है हमने आज। हाँ चलो भाई, अब आगे की तरफ चलते हैं। क्लाइमेट चेंज ग्रीन, हाँ अब नेक्स्ट न्यूज जो आपके पास है, जब मैं जूम को बड़े अच्छे से सीख जाऊंगा ना, फिर मैं आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक पता चला कि आप मुझे बता रहे हैं अरे सर ऐसे नहीं ऐसे होता है। चलो बहुत बढ़िया, धीरे धीरे करके आप भी सीख जाओगे। थोड़ा बहुत क्या क्या किया करो, यहाँ वहाँ फंक्शंस पे क्लिक करो, उसके बाद कुछ नया सीख जाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं सीख जाओ तो आउट हो जाओगे। आउट हो जाओगे तो फिर से आ जाना चुपचाप लिंक पे क्लिक करके, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। बाद में सबको कॉल भी कर सकते हैं इस पे।
आप सबको कॉल करो वो तो ठीक है, लेकिन अगर सबने आपको कॉल कर दिया तो घर वाले सदमे में आ जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं। तो ऐसे आइडियाज जो हैं उनको ना ही अपनाएं तो अच्छा है। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो है उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो आपके पास है वो क्या है? वाइस एडमिरल आर हरि कुमार जो है उनको नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसको याद रखना, ठीक है? कौन है? इनका नाम याद रख लेना। ये पीएससी यूपीएससी के लिए कतई इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते ये नाम। तो यूपीएससी वाले इस न्यूज से परहेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एनालिसिस में आपको बता देता हूँ। आप सभी को बड़े अच्छे से पता होगा क्या कि इंडिया में 3 तरीके की एमओडी जो आपकी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके अंदर 3 तरीके की आर्म्ड फोर्सेस आती हैं। आर्म्ड फोर्सेस में पहला मिलिट्री होती है, दूसरा नेवी होती है, तीसरी एयर फोर्स जो है एयर फोर्स होती है, ठीक है? इन तीनों का कलेक्टिव जो आपके पास है लीडर कौन होता है? हु इज द लीडर ऑफ द ऑल आर्म्ड फोर्सेस अंडर एमओडी? तो वो कौन है? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रामनाथ कोविंद साहब जो है वो एट प्रेजेंट में क्या है? इन तीनों के हेड हैं। और जो नेवी है ये नौसेना। ये नौसेना क्यों इंपोर्टेंट है भारत के लिए? क्योंकि लगभग 7,500 किलोमीटर की आपकी जल सीमा जो है, जल सीमा, और खासकर आजकल आपने सुना होगा न्यूज में पाकिस्तान की जल सीमा बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों रही न्यूज में? कारण क्या है? क्योंकि आपको पता होगा कि आपके जो गुजरात वाला तट है उससे कुछ मछुआरे कहाँ पे पहुंच गए? पाकिस्तान के तट पे पहुंच गए, और इन मछुआरों को जो पाकिस्तान की नौसेना उसके द्वारा गोली मार दी गई। इसकी वजह से ये इवेंट बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था इंडिया के लिए भी और इवन पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि सिविलियंस पे गोली चलाना जो आपके पास है वो किसी भी हद से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो देयर वर 2 इंस्टेंसेस इन रिसेंट पास्ट जिससे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस शो होते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस जो था वो एरोप्लेन वाला था कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस से हमारे इंडिया से चल रही फ्लाइट जो है उसको बंद करवा दिया। और सेकंड जो आपके पास है वो जल सेना जो आपके पास है जल सेना से था। तो ये सारी बातें याद रखना। और क्वेश्चन मेंस का कुछ इस तरीके से बन सकता है कि व्हाट आर दी वेरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ सी बॉर्डर या मैरिटाइम बॉर्डर ऑफ इंडिया? भारत की जो जल सीमा है उससे जुड़ी हुई चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपका 5 मार्क्स का शॉर्ट या लॉन्ग में आप आंसर जो है उसको हैंडल कर सकते हो। और एट प्रेजेंट में आपको हरि कुमार साहब का नाम भी याद रखना है। ये वनडे एग्जाम में सीधा, व्यापम वाले एग्जाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, फिशरमैन को मार दिया हमारे इंडिया के, लेकिन कर क्या सकते हैं? फिर दिक्कत परेशानी यही है कि वो आपको पता होना चाहिए कि आप दूसरे की जोन में जा रहे हो। इसमें जितनी गलती पाकिस्तान की है उससे ज्यादा गलती हमारी है कि बैल के पास जाओगे और बोलोगे आ बैल मुझे मार, और बैल मार देगा, तो फिर हम बैल को दोष दे तो सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं दे सकते। याद करो वो जू वाली केस स्टडी मैंने आपको कराई थी, सारी भूल तो नहीं रहे ना? ऐसा तो कुछ नहीं कि आगे पार्ट पीछे सपाट हो रहा है? जल्दी से बताओ। भूल गए तो मैं वो वीडियो कॉल के साथ बेइज्जती करूंगा एक आध दिन। इसमें तो ऑप्शन है, सारे के सारे इकट्ठे आके बेइज्जती कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो अगर भूल गए हो तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं भूले तो उससे भी अच्छी बात है। याद रखना, अगर नहीं भूले हो तो केस स्टडीज वगैरह ना टाइम टाइम पे प्रैक्टिस कर लिया करो। और मैं सोच रहा हूँ सैटरडे का जो करंट अफेयर का सेशन होगा उसमें एक केस स्टडी भी इंक्लूड कर लिया करूंगा, ताकि एटलीस्ट जो हमने किया हुआ है वो तो आपको याद रह ही रहे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट, कौन सा? पंजाब बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव द टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स। अब देखिए क्या है और क्या नहीं है। वॉइस नहीं आ रही, अब समझाओ कि वॉइस में वो साइड वाला कॉलम होता है ना ऐसा ईयरफोन वाला, उसमें ज्वाइन ऑडियो करना होता है। आपकी जो इस स्क्रीन है उसके साइड में ऐसे करके ईयरफोन बना होगा, वहां पे ज्वाइन ऑडियो।
आकृति को अगर कोई जानता है तो मैसेज कर देना, ठीक है, अभी कर दो, नहीं तो ऑडियो नहीं आएगा अगर आप वहां पे ज्वाइन ऑडियो नहीं करोगे तो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे बोलने से तो आवाज वहां पे जाएगी नहीं, इतना ही मैं बोल लूं। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया कि पंजाब जो आपके पास है, पंजाब क्या बन गया, फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपको पता होगा आपके सिलेबस में बायोलॉजी जो आपके पास है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में एक चैप्टर है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको पता होगा एक तरीके का कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल, चाहे वो फ्लावर्स हो चाहे वो एनिमल हो, वो पार्टिसिपेट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपके पास है, इसके काफी सारे टाइप्स होते हैं, और इन टाइप्स में एक टाइप कौन सा होता है, टिश्यू कल्चर या टिश्यू प्रणाली जो आपके पास है वो होती है। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो ट्रेडिशनली अगर आप बात करोगे ना, तो हमारे जो पोटैटोज, ओ माय गॉड 10 मिनट बचे, पोटैटोज जो आपके पास होते हैं वो किससे, पोटैटो जो आपके पास है वो आई के थ्रू लगाए जाते हैं। आपको पता होगा लंबे समय तक पोटैटो रख दो तो उसके चारों तरफ से क्या होती है, बर्ड्स निकल जाती हैं। तो ऐसे ही सेम टू सेम क्या है, यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उन वर्ड्स को काट के हम पोटैटो को लगाते हैं। लेकिन सेकंड मेथड क्या है आलूओं को लगाने का, कि पोटैटो से कुछ टिश्यूज को निकालो और लैब जो होता है ना, लैब में रखो, और लैब में सिंथेटिक एंजाइम्स जो होते हैं ना, उसमें धीरे धीरे करके जो टिश्यूज होते हैं ना, उससे छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं उनको बनाना। तो ये कल्चर क्या कहलाता है, दिस कल्चर इज नोन एज टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर जो होता है वो इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर लैब की कंडीशंस में किया जाता है। बाद में जब जो छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं उनको नर्सरी में ट्रांसफर किया जाता है, और बाद में ये नर्सरी वाले पौधे खेतों में किसानों को बेचे जाते हैं और किसान उनको लगाते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स फॉर द सीडिंग ऑफ द पोटैटो। डायरेक्ट आई से सीडिंग करो तो इसमें चांसेस क्या होते हैं, एक तो फसल बर्बाद बहुत ज्यादा होती है, आपने 1 क्विंटल आलू खरीदा, इसमें से आइज कितनी निकलेंगी वो आपको पता नहीं, और बाकी सारा मटेरियल जो है वो वेस्ट हो जाता है, दिक्कत परेशानी है। लेकिन इसमें मटेरियल वेस्टेज जो आपके पास है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसको अप्रूव करने वाला पहला राज्य कौन बना है, पंजाब। और जिसको नहीं पता, मध्य प्रदेश में शायद आपको पता हो या ना पता हो, पोटैटो रिसर्च सेंटर जो है वो ग्वालियर में लोकेटेड है। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो वो पता कर लो, मध्य प्रदेश का जो पोटैटो टिश्यू कल्चर जो होता है ना रिसर्च सेंटर, वो ग्वालियर। चलिए बहुत बढ़िया, और कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब का नाम आपको याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया, तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सर जल्दी करो, 8 मिनट बचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने लेकिन कल याद नहीं दिलाया कि सर पीडीएफ शेयर कर दो, देख रहा हूँ मैं सबकी सीरियसनेस। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो है मुझे याद दिला दिया करो एक बार कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए, और नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करो, नेक्स्ट न्यूज जो है वो पोल्यूशन से, प्रदूषण से, और प्रदूषण किसका, यमुना नदी का। ठीक है, प्रदूषण किसका, यमुना नदी का। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यमुना नदी जो है ना, यमुना अभी रिसेंटली नहीं तो वो तो कई बार होता रहता है, ये छोटी गंगा बन चुकी है। इसमें क्या होता है कि यमुना नदी जो होती है उसके ऊपर जो कोर्स होता है उसके ऊपर फ्लोट में फॉर्म जो आपका होता है ना, झाग, वो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, झाग जो है ना, झाग दिखाई देता है। और ये जो झाग आपका है इसका कारण क्या होता है ये आपको पता रखना है, और इसके प्रभाव जो आपके पास होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ द फॉर्म ओवर द वाटर ऑफ यमुना एंड व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ दिस फॉर्म, और इसको कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सबसे पहला कारण आप सभी को पता ही है कि भैया पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन में भी सबसे ज्यादा किसका कंटेंट, अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया का कंटेंट, ये जरूर से याद रखना कि सबसे ज्यादा अमोनिया का कंटेंट होता है यमुना रिवर में। क्यों होता है, कारण इंडस्ट्रीज इसके चारों तरफ है। दिल्ली का सारा सीवेज अनट्रीटेड कहां पे जाता है, सीधा यमुना नदी में जाता है, और यमुना नदी जो है उसको एक तरीके से डेजर्ट बनाया था। अगर आप कभी भी यमुना नदी पे गए हो, रामकृष्ण सॉरी आप वो कौन सा मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर है, उस रेलवे मेट्रो स्टेशन के पास जाओगे, यमुना नदी पड़ती है,
तो वहां पे अगर देखोगे तो मतलब आप यमुना नदी के पानी को जो है वो आप सूंघ भी नहीं पाओगे, इतनी बुरी स्मेल जो आपके पास उसकी आती। कारण क्या है? सबसे पहला कारण पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन कौन कौन सा पॉल्यूशन? एक तो सीवेज पॉल्यूशन जो आपका शहरों से आता है, दूसरा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, और तीसरा अगर आप बात कर रहे होते हो, तीसरे पॉल्यूशन की बात करते हो तो वो अपर कोर्स से आने वाला जो पॉल्यूशन होते हैं वो सारे प्रदूषण इसमें ऐड होते हैं। और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से अमोनिया जो होता है वो सबसे ज्यादा ऐड होता है, और ये क्या बनाता है? आपका फॉर्म बनाता है, झाग बनाता है। अब आप बोलोगे कि सर इससे होता क्या है, प्रभाव क्या है? तो प्रभाव ये है कि पूरा का पूरा दिल्ली यमुना नदी का पानी पीता भी है और यमुना नदी के पानी से नहाता भी है। इसलिए जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स दिल्ली जाते हैं तो उनके बाल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आपको दिखाई देते हैं, झड़ जाते हैं, क्योंकि इससे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। लोगों की जो डाइजेशन कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और उसी के साथ साथ दिक्कत और मल्टी डायमेंशनल इश्यूज जो आपके पास हैं, जो वाटर बोर्न डिसीजेस होती हैं, वो सारी डिसीजेस होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। अब हम कर क्या सकते हैं? देखो कर क्या सकते हो आप, तो छोटी छोटी चीजें, पॉल्यूशन को कम करो, इंडस्ट्रीज को यमुना नदी से बाहर निकालो, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, उसी के साथ साथ टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करो वाटर की, और वाटर जो आपके पास है उसके ट्रीटमेंट प्लांट जो है उनको लगाओ। ये सारी बातें आप कर सकते हो। यमुना नदी के बारे में छोटी छोटी बातें, उत्तराखंड से निकलती है, लगभग लगभग 1376 किलोमीटर लंबी ये नदी है, और ये बंदरपूंछ ग्लेशियर जो आपका है उस ग्लेशियर से यहाँ पे निकल रही होती है। तो बंदरपूंछ ग्लेशियर जो आपका है उस ग्लेशियर से निकलती है। ये रही यमुना नदी का कोर्स। चलिए बहुत बढ़िया। तो कितना टाइम बचा? हाँ बचे 4 मिनट। तो यहाँ से अगर आप बात करोगे, यहाँ से उद्गमित होती है, और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको याद रखना। चंबल इसकी जो आपके पास है इसकी खुद की सहायक नदी है। इन नदियों के बारे में आपको बड़े अच्छे से स्पेशली याद रखना है, क्योंकि ये क्या करती हैं आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाने वाली नदी है। चंबल इसकी सहायक नदी है। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जैसे बात करें तो सिंध, उसके बाद अगर आप बात करो बेतवा और कैन, ये छोटी छोटी सहायक नदियां, ये हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रखी थी, और यहाँ पे भी आपको याद रखना है। चलो बहुत बढ़िया। तो यमुना नदी में फॉर्म का कारण क्या है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आप सभी को 5 मार्क्स में याद रखना है। और वनडे एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको क्या याद रखना है? सिंपल सी बात कि फॉर्म किस केमिकल के कारण बनता है, तो ये सारी बातें। और एक और छोटा सा क्वेश्चन जो आपका है वो आप याद रख सकते हो, वो ये है कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताने वाले। वर्ल्ड वाटर डे, सर इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स। अब आप क्या करें, आगे बढ़ें, नेक्स्ट न्यूज को करें। मध्य प्रदेश की बहुत सारी न्यूज है। चलिए, तो मध्य प्रदेश की जो आपके पास है न्यूज, इसमें कौन है? आईफोन। आप लोग अपने नाम सही कर लीजिए। सर एक बार बोल दीजिए, जो जो पढ़ना चाहते हैं आगे जूम पर अपना नाम दे दें। हाँ, जो जो आगे पढ़ना चाहते हैं जूम पर, 3 क्लास है, एक सुबह, एक दोपहर में और एक शाम में, तो वो अपना नाम किसको दे दें? प्रशांत को दे दें। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरी तरफ से अनाउंसमेंट। जैसी क्लास चलती थी वैसे अगर आप कंटिन्यू करवाना चाहते हो तो आप आपका नाम प्रशांत को दे सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, और 1 किलो मिठाई का डब्बा मुझे देना है। कौन है? एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पास 2 रसगुल्ले के डिब्बे आए थे, वो खत्म हो गए। बहुत दुख है इस बात का मुझे। आप लोगों को नहीं होता होगा दुख, तो मुझे तो बहुत होता है। जब मिठाई खत्म होती है खाने का समय, कितना बुरा लगता है। ऐसा लगता है ना कि जग सुना सुना लागे, जग सुना। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं। तो काफी सारी जनजाति जो है उनसे रिलेटेड न्यूज आई हुई है। सबसे पहले जनजाति से रिलेटेड न्यूज जो है वो कौन सी आपकी, वो है भगौरिया नृत्य की। और आप सभी को पता ही है भगौरिया नृत्य कब किया जाता है? होली के समय पे, शादियों, भगौरिया नृत्य भील जनजाति जो आपके पास है वो कर रही होती है। और ये कहाँ पे किया जाता है? झाबुआ, अलीराजपुर और पश्चिमी नेवाड़, मतलब मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में किया जाता है। इस नृत्य का सिग्निफिकेंस क्या है?
भगोरिया उत्सव के दौरान किया जाता है और इस नृत्य में शादी की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अगर लड़की को आपने गुलाल लगाया और वधू अगर रेडी है और वो आपको बैक में गुलाल लगा देती है तो उस कंडीशन में शादी हो जाती है। तो भगोरिया नृत्य जो आपके पास है उसको आपको बड़े अच्छे से याद रखना है और जिसकी शादी नहीं हो रही है वो भगोरिया नृत्य में पार्टिसिपेट कर सकता है। बिल्कुल आप सभी जा सकते हो, आपके लिए ओपन इनविटेशन है। ठीक है, 1 मिनट बचा हुआ है। थैंक यू सर, हो गया ये तो। आप लोग बता देना प्रशांत को, जो भी हो जैसा भी हो, उसके बाद हम जूम का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे और फिर क्योंकि 1 घंटे से पहले कुछ नहीं होता, क्विज तो और बिल्कुल भी नहीं हो सकती, इसमें बहुत दिक्कत परेशानी। चलो, और एक और जो आपके पास है परघोनी नृत्य है, और ये परघोनी नृत्य क्या है, ये भी सेम टू सेम है, विवाह के समय पे होने वाला। मध्य प्रदेश की जनजातियों में, कई सारी जनजातियों में ये नृत्य होता है, उन जनजातियों के नृत्य को परघोनी नृत्य बोलते हैं। उसके बाद अगर आप बात करोगे कि और कौन कौन सा है, तो नेक्स्ट, अब तो जैसे टाइम है, चलो ठीक है, थैंक यू, कल करते हैं, अब करते हैं कल। अनेक अनेक धन्यवाद, टाटा बाय बाय। ऐसे काफी सारी न्यूज है, उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद भी